Hello everyone, this is Bhim Sagwan. I'm a third year medical student. So today we will study about our first chapter, the living world. पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ड. व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि क्या क्या उसकी करैक्टर्स है लिविंग के. लिविंग्स एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर 5 करैक्टर्स दे रखे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. पहला है हमारा ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कॉन्शियसनेस. रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की बात करें तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग के, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्शन पाई जाती है. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर मिलती है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. डिफाइनिंग करैक्टर्स, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करैक्टर होंगे तो पांचों आएंगे ये. अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर पूछा जाए तो जिसमें सिर्फ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर और कॉन्शियसनेस, सिर्फ तीनों ये आएंगे, क्योंकि इनके अंदर, इन तीनों के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती. ये तीनों सिर्फ लिविंग के अंदर मिलती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. अब बात आती है इसको याद करने की. एक निमोनिक है, रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है. रैपिड, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एम ई फॉर मेटाबॉलिज्म, सेल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अलर्टनेस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस. अगर आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो, अलर्टनेस भी बोल सकते हो. तो ये निमोनिक हमारा याद करने का. रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ किसको बोलते हैं? ग्रोथ इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, उसको ग्रोथ बोलेंगे. मास भी बढ़े और जिसका नंबर भी बढ़े, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ही बढ़ना ज़रूरी हो, इनमें से कुछ भी बढ़े उसको ग्रोथ बोलेंगे. इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ 4 टाइप की होती है: इंट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सटेंसिक ग्रोथ और इनडेटरमाइंड. इंट्रेंसिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ जो बॉडी के इनसाइड हो उसे इंसेंट्रिक ग्रोथ बोलेंगे. जो ग्रोथ आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड जो ग्रोथ होती है उसे एक्सटेंसिक ग्रोथ बोलेंगे. जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर जो स्टफ़ है वो इकट्ठा होता रहता है, धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी होती रहती है, तो ग्रोथ तो उसकी भी हो रही है. इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं लेते, ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं लेते. इनडेटरमिनेंट अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पेन. अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है प्लांट के अंदर थ्रू आउट लाइफ. डेटरमिनेंट क्या होती है? जो लिमिटेड ग्रोथ हो, जैसे कि एक सर्टेन एज के अंदर हो. ये ग्रोथ किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल्स के अंदर पाई जाती है. फिर जो रीज़न है हमारा, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग की, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर मिलती है. बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलेंगे आप. बट इंट्रेंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है ना, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों लेंगे? क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलती, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है रिप्रोडक्शन. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी. इसकी रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जहाँ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी का प्रोडक्शन हो उसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर मिलती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के अंदर हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को साइनोनियम्स बोलेंगे. साइनोनियम्स, और क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर के अंदर जब वो डिवाइड करते हैं तो हमने ग्रोथ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर था कि ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास. और रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इंक्रीज इन नंबर. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है. हम उसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है. और हमने यहाँ क्या डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इंक्रीज इन न्यू इंडिविजुअल और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग. रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग के अंदर तो नहीं मिलता, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है.
लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होती नहीं है, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल मेल कपल एंड वर्कर भी, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती। अगर इसे डिफाइनिंग फीचर मान ले हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसका मतलब तो फिर ये लिविंग है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती नहीं। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो द रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन प्लांट एंड एनिमल। एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड मेंशन किया हुआ है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? जहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ नॉट अकर टुगेदर, जहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ नहीं होती है, उसे एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और ये किस किस के अंदर होती है एक्सक्लूसिव इवेंट? प्लांट और एनिमल के अंदर। प्लांट और एनिमल के अंदर एक ही टाइम पे या तो ग्रोथ होगी या रिप्रोडक्शन होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी, इसलिए इसे एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर इंक्लूसिव इवेंट इन बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सिनोनिम सेम है, वो तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ होती है, तो इसलिए इंक्लूसिव इवेंट बोलेंगे हम इसे। बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूसिव इवेंट बोलेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उन सबको मिला दें तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं इसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर क्या होगी? मेटाबॉलिज्म होगी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, इसीलिए इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए हमने इसे डिफाइनिंग फीचर मान लिया किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल डाला उनके अंदर रिएक्शन हुई, वो ना ही तो लिविंग है और नो ही नॉन लिविंग है। बट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो रिएक्शन इन विट्रो जैसे टेस्ट ट्यूब में हम करवा रहे हैं वो ना ही तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट जो रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो उससे रिजेंबल करती है, इसलिए श्योरली लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर मानते हैं अब तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वायरमेंट से जो हमें मिलती है उसे सेंस करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियसनेस। जैसे कोई चीज़ गर्म है और हम उसे टच करते हैं तो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, हम उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको सेंस किया है। सेंस करने के बाद हमने हाथ अपना पीछे खींचा है। तो कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये ऑल ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सभी ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस। सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप है। नर्वस सिस्टम के वेल डेवलप होने के कारण हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ और कॉन्शियसनेस क्या है? हम जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलती है उसके अगेंस्ट बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। एक कोमा पेशेंट है उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसे लिविंग बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कि कोमा पेशेंट तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोमा पेशेंट वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन जो हम उसे दवाइयाँ दे रहे हैं उनको तो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, तभी तो वो
अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। काफ़ी केसेस है जो कोमा से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। वो दवाई जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए तो वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आया है। तो कोमा पेशेंट हैव कॉन्शियसनेस, तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोमा पेशेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। कोमा पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट कोमा पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो क्यों नहीं होती सेल्फ कॉन्शियसनेस? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है उसका ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स का वो लॉस्ट हो चुका है, इसलिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, बट कॉन्शियसनेस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अब पूछोगे सर प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट, आपने सनफ्लावर देखा होगा, जैसे ही सनराइज होता है तो प्लांट सनफ्लावर अपने आप को टुवार्ड सनलाइट टिल्ट कर लेता है, रोटेट कर लेता है अपने फ्लावर को। वो क्या है, रिस्पॉन्स ही कर रहा है, मिली थी हमें सनलाइट के रूप में, वो रिस्पॉन्ड ही तो कर रहा है उसके अगेंस्ट में। तो प्लांट्स एनिमल दोनों के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, बट ह्यूमंस के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। फोटो पीरियड्स इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट। फोटो पीरियड है वो इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स, जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ स्पीसीज, जो अभी तक हमें पता है नंबर ऑफ स्पीसीज वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। एग्जामिनर क्या करेगा, मिलियन की जगह बिलियन लिख देगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है मिलियन है, 1.7 to 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी किसे बोलेंगे? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। न्यू स्पीसीज आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड इन सम नॉन एंड ओल्ड हैबिटेट, नॉन बट ओल्ड हैबिटेट, सम अननोन बट न्यू हैबिटेट। जो न्यू स्पीसीज है वो कंटिन्यूसली डिस्कवर हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है। कुछ तो नॉन हैबिटेट है जो कि ओल्ड है, और कुछ अननोन हैबिटेट है जो कि न्यू हैबिटेट है। जो मैक्सिमम न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो रही है वो हमारी कहाँ से हो रही है, सी हैबिटेट से हो रही है। सी हैबिटेट्स के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ तक हम अभी पहुँच नहीं सके हैं। जैसे जैसे उन जगहों तक हमारी रीच हो रही है वैसे ही वैसे हमारे न्यू स्पीसीज़ की डिस्कवरी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जो क्लासीफाई करेंगे उसके क्या क्या तो प्रिंसिपल है और क्या क्या प्रोसीजर है, उन सब की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। टैक्सोनॉमी के अंदर हम 4 बेसिक्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। जब हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि ये किससे रिजेंबल करता है। फिर उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नोमेनक्लेचर। उस जो नया नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है अभी, उस ऑर्गेनिज्म को हम इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनली साइंटिफिक रूल्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ साइंटिफिक रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट नोमेनक्लेचर करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम एक उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे हम उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन के बाद उसके कैरेक्टर के बेसिस पे इंटरनल कैरेक्टर्स, जो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं
उसकी बेसिस पे हम उसे सब ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे, उसको बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। तो टैक्सोनॉमी के अंदर 4 चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, 4 बेसिक्स है टैक्सोनॉमी के। जो पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है कैरेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टैक्सोनॉमी के हिसाब से करेंगे, टैक्सोनॉमी की हेल्प से करेंगे। टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक्स है, इसको याद कैसे रखेंगे। जब मान लीजिए हम किसी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। आइडेंटिटी दिखाने के बाद उस गार्ड को क्या है, हमारा नाम पता चलेगा। नाम पता चलने के बाद हमें वो क्लास में एंटर करने देगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। हम किसी भी प्लांट या एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे तो कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ICBN के अकॉर्डिंग करेंगे। ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग ही हम किसी प्लांट को नेम देंगे। एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो ये ICBN और ICZN है, ये एक बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है। इसके अंदर वो साइंटिफिक रूल्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। जो रूल्स है ICBN के अंदर उनको हम पढ़ते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से ईच नेम के 2 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला होगा जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जैसे एग्जांपल ले लिया हमने मैंगीफेरा इंडिका, उसके अंदर जो पहला वर्ड है वो जीनस होना चाहिए, जेनरिक नेम होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ड है वो होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट जैसे स्पीसीज़, ठीक है। पहला रूल तो ये था कि कोई भी नेम देंगे उसके 2 कंपोनेंट होने चाहिए, पहला जेनरिक नेम होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, ठीक है। जेनरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेसिफिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो रूल है ICBN का, उसमें ये बोला है कि जो जेनरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्मॉल। जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसका स्मॉल लेटर होगा, S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्मॉल। इससे भी हम याद रख सकते हैं। और जेनरिक का नेम का जो पहला लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद जो थर्ड रूल है ICBN का, उसने इसके बाद जो थर्ड रूल है ICBN का उसमें बोला है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा वो जनरली किस में होगा, लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में, और लिखा किस में जाएगा, इटैलिक्स में, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल है ICBN का उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन हाथ से लिखेंगे, तो स्पेसिफिक एपिथेट को और जेनरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और अगर वो प्रिंटेड है तो किस में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स में लिखे होने का क्या इंडिकेट करता है कि उसका लैटिन ओरिजिन है। इसके बाद हमारा फिफ्थ रूल में ये कहा गया है, अगर कोई साइंटिस्ट किसी प्लांट का नेम देता है और वो चाहता है कि मेरा नाम भी उस नेम के साथ आए, तो इस रूल में बोला गया है कि उस साइंटिस्ट का नाम जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, जीनस के बाद आएगा। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका किसने दिया है, लिनियस ने दिया है। ये 5 रूल्स दिए हुए हैं हमारी NCERT के अंदर। रूल और भी है लेकिन हमारी NCERT के अंदर सिर्फ 5 ही दिए हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ इन 5 को पढ़ेंगे। 5 के 5 रूल को याद रखने का क्या तरीका है, जैसे कि सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है और इसके हिसाब से ही हम अपने 5 रूल्स को याद रख लेंगे। कैसे रख लेंगे, हमें सिर्फ ये याद रखना है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। हमारा जब भी रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये एग्जाम्पल लिख लेंगे मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद में पहला रूल क्या कहता है कि
कोई भी नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्या नहीं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है हमारे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये पहला ही हमारा रूल्स है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके बाद क्या है हमारा थर्ड रूल है कि जो भी नेम लिखेंगे उसका कौन सी लैंग्वेज में होगा, लैटिन में होगा। उसका ओरिजिन किस में होगा, लैटिन ओरिजिन होगा, तो एल फॉर लैटिन। और रिटर्न किस में होगा, इटैलिक्स में, आई फॉर इटैलिक्स। ठीक है, और हमारा फिर फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि जब भी हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जब भी हम ये एग्जांपल लिखेंगे हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। तो फोर्थ रूल हमारा कवर हो जाएगा इसके अंदर। अगर ये प्रिंटेड में है तो फिर किस में लिखा होगा, इटैलिक्स में लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि साइंटिस्ट का नाम अगर देंगे तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद देंगे। तो इसमें क्या हमारा फिफ्थ रूल भी कवर हो जाता है। तो सिर्फ हमें क्या याद रखना है, हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अंदर हमारे 500 के 500 जो रूल्स है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद क्या है हमारी सेकंड ट्रिक है, उसमें क्या है हमें याद रखना है, बस एंड कार लाइन। जब भी हम टोल टैक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बस और कार की अलग अलग लाइन होती है, इसलिए याद रख लेंगे बस एंड कार लाइन। इससे क्या याद रखना हमें, बस बिफोर बाइनोमियल, एन फॉर नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, सी फॉर कैरोलस, एल फॉर लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ये ट्रिक से याद रख लेंगे, बस एंड कार लाइन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उसे अरेंज कर देंगे, एक ग्रुप और कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। क्लासिफिकेशन का पर्पज़ क्या है, क्लासिफिकेशन का पर्पज़ है, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम एक साथ उनको याद नहीं रख सकते। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो ये तो नहीं है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, तो उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ताकि हम उनको अच्छे से याद रख सके और उनकी स्टडी अच्छे से कर सके। मान लीजिए हमें कोई किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो हम ये तो नहीं है उस ग्रुप में से एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उसकी स्टडी कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। पर्पज़ क्या है क्लासिफिकेशन का, यही पर्पज़ है कि वास्ट ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, तो उनको एक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ग्रुप के अंदर डाल देंगे ताकि उनको हम अच्छे से याद रख सके और उनकी जब भी स्टडी करनी हो तो एक ऑर्गेनिज्म उठाए और उसकी स्टडी कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत सारे स्टेप है, उस स्टेप को, एक स्टेप को बोलेंगे रिप्रेजेंट करेगी कैटेगरी को, कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगी उस एक स्टेप को। ठीक है, अगर एक कैटेगरी सिंगल कैटेगरी बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, अगर बहुत सारी कैटेगरी को इकट्ठा अगर बोलना होगा हमें, क्या बोलेंगे उस चीज़ को, क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद आ जाता है हमारा टैक्सोन। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी के अंदर कौन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें समझ में ही नहीं आता, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। टैक्सोन क्या है, टैक्सोन किसको बोलते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है टैक्सोन, टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। ठीक है, और कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर है। कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को, एक स्टेप को और एक यूनिट को। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, मतलब टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को और कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, स्टेप को, यूनिट को। ठीक है, तो इनडायरेक्टली टैक्सोन भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टैक्सोन ही तो कैटेगरी है और कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रैंक को। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, टैक्सोन किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंक को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेंटी लेते हैं हम एक एग्जांपल। प्लेंटी एक टैक्सोन है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेंटी किंगडम है एक। ठीक है, टैक्सोन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को। और प्लेंटी क्या है, एक टैक्सोन है, और किंगडम क्या है, एक कैटेगरी है, जिसके अंदर हम सिमिलरिटीज़ के बेसिस और डिफरेंसेस के ऊपर उसके अंदर ऑर्गेनिज्म को डालते हैं। ठीक है, तो प्लेंटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किंगडम को। और किंगडम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर एक रैंक को, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारा किंगडम, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक को, एक स्टेप को और एक यूनिट को। इन तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्लेंटी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रैंक को कर रही है, क्योंकि प्लेंटी किसको रिप्रेजेंट करती है, किंगडम को, और किंगडम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक को। तो इनडायरेक्टली प्लेंटी भी किसको रिप्रेजेंट करती है, रैंक को। ठीक है, और टैक्सोन सिंगल कैटेगरी को
बोलेंगे टैक्सोन, अगर मल्टीपल बहुत ज़्यादा प्लूरल है तो उसको बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल देते हैं, अरेंज कर दिया ग्रुप के अंदर। वही टैक्सोनॉमिक हमने अभी पढ़ी थी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसे बोलेंगे? एक कैटेगरी को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर सभी कैटेगरी को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। जो जिसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज है तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जिसको बोलेंगे स्पीसीज। स्पीसीज किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और स्पीसीज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि फिर आगे स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, ऐसे ऐसे ऐड होती जाएगी हमारी। फिर स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आती है वो जीनस है। अंदर क्या? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ना, उसको एक जीनस के अंदर डाल देंगे। जैसे एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है कि हम दो जीनस की स्पीसीज को अगर कंपेयर करेंगे तो इस जीनस के अंदर जो स्पीसीज है ना, उनके करेक्टर जो वो क्लोजली रिलेटेड होगी, वो ज़्यादा रिजेंबल करेगी एज कंपेयर टू अदर जीनस। ठीक है, कि जो एक जीनस है उसके अंदर जो स्पीसीज है ना, उनके अंदर जो सिमिलरिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस, जो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रहा है। एग्जाम्पल हमारा पोटैटो, ब्रिंजल, दोनों डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट एक जीनस में डाल दिया उनको, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलेनम के अंदर, सोलेनम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली जो रिलेटेड जीनस है उनको हमने नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर डाल दिया, हायर कैटेगरी के अंदर डाल दिया, फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर क्या होगा? लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इसके अंदर क्या होगा? इनके कंपेयर में ना इसके अंदर लेस सिमिलरिटीज होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज थी वो हमने स्पीसीज के अंदर रखी थी, फिर थोड़ी सी कम सिमिलरिटी होगी वो फिर जीनस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रही है, सिमिलरिटी कम होगी, फिर स्पीसीज जीनस में चले गई, और फिर जीनस एज कंपेयर टू स्पीसीज, जीनस की सिमिलरिटी कम होगी, बहुत सारे जीनस मिलके किस में चले गए? फैमिली के अंदर, तो नंबर बढ़ेगा, सिमिलरिटीज कम होगी, इसलिए बोला है कि लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। और फैमिली किसके ऊपर बेसिस है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज के ऊपर बेसिस है। ठीक है, फैमिली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन फीचर है ना प्लांट स्पीसीज के, उनके ऊपर बेसिस है, उनके बेसिस पे ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस और स्पीसीज को फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो हायर कैटेगरी आ जाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो आती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? बहुत सारी रिलेटेड फैमिलीज को हमने किसके अंदर रख दिया? ऑर्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर में कौन आता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज। प्लांट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, सोलेनेसी इंक्लूड इन ऑर्डर पोलीमोनियल। एक ऑर्डर है पोलीमोनियल, सोलेनेसी और कॉन्वेलेसी को किसके अंदर डाल देंगे हम? ऑर्डर पोलीमोनियल के अंदर। और जो ऑर्डर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फ्लोरल करैक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पोलीमोनियल ऑर्डर किसके ऊपर बेस्ड है? फ्लोरल करैक्टर के ऊपर बेस्ड है, फ्लोरल करैक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर को फिर हम आगे हायर कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। इसी तरह हायर कैटेगरी हमारी आ जाती है क्लास। क्लास के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ जाता है डिवीजन और फाइलम। डिवीजन किसके लिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवीजन के अंदर प्लांट के लिए यूज करेंगे टर्म हम डिवीजन, और एनिमल के लिए यूज करेंगे हम फाइलम। और डिवीजन और फाइलम में क्या आ जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लास। क्लास के डिफरेंट क्लास किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी? डिवीजन और फाइलम। डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट के लिए। और फाइलम किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। किंगडम के अंदर क्या आता है? ग्रुप ऑफ डिवीजन एंड फाइलम। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी डिवीजन एंड फाइलम किस में इंक्लूड हो जाएंगे? हाईएस्ट कैटेगरी के हमारे किंगडम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि स्पीसीज से ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर सिमिलरिटीज कम होती जाएगी, बट जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर है इनके वो बढ़ते जाएंगे। स्मॉलेस्ट कैटेगरी से हायर कैटेगरी के एसेंट कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर हमारे बढ़ते जाएंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे। वैसे ही हम
हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर है वो कम होते जाएंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को याद कैसे रखेंगे, उसके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको याद कैसे रखेंगे। उसके लिए एक मैंने निमोनिक बनाया है जिसको आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को याद करने में हेल्प करेगा। जैसे कि किंग ने पीएचडी कर रखी है इसीलिए क्लास में ऑर्डर देते हैं, पूरी फैमिली में उनसे बड़ा जीनियस सन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप कोई भी किंग की जगह आप कोई भी नेम ले सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली किंगडम से किंग उठा लिया है। किंग फॉर किंगडम, पीएचडी फाइलम एंड डिवीजन, क्लास क्लास, ऑर्डर ऑर्डर, फैमिली फैमिली, जीनियस का हमने क्या लिया जीनस, और सन का क्या है स्पीसीज। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, किंग ने पीएचडी कर रखी है इसीलिए क्लास में ऑर्डर देते हैं, पूरी फैमिली में उनसे बड़ा जीनियस सन नहीं है। ठीक, याद रख लेंगे हम। एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पीसीज के अंदर मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। के फॉर जी फॉर जनरल, और जी किंगडम में जी आता है तो हम जी से याद रख लेंगे जनरल, मोर जनरल कैरेक्टर किधर होंगे किंगडम की तरफ होंगे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर किंगडम के अंदर है और कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर एक ही बात है। ठीक है, ऐसे याद हम रख लेंगे हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती है, जैसे कि कोई भी प्लांट है उसका एक सैंपल ले लिया, एक लीफ का ले लिया, एक स्टेम का ले लिया और उसका एक एड्स बना लिया ताकि हमें जब भी हमें उसके बारे में पढ़ना हो, रिसर्च करनी हो तो हम उस एड्स को निकालेंगे, उस सैंपल को निकालेंगे और उसकी स्टडी कर लेंगे, हमें फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म है, हम उसकी स्टडी करके ही रिसर्च कर लेंगे, उसकी मतलब उसकी बेसिस पे ही हम आगे रिसर्च वगैरह कर लेंगे, उसको ही देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी का, एक्चुअल स्पेसिमेन। टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअल स्पेसिमेन होते हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज के। तो प्राइम सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी का, एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि प्राइम सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी का, एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। सबसे पहले हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर क्या रखते हैं हम, प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे भी कोई लीफ वगैरह ले आए हम प्लांट की, उस कोई भी कलेक्ट द स्पेसिमेन, कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेन। सबसे पहले हमने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, उसके बाद में उसको ड्राई किया, उसके बाद में प्रेस किया और उसको प्रिजर्व कर लेंगे किसके ऊपर, सीट के ऊपर। उन सीट्स को अरेंज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने एक सिस्टम दिया था और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रिजर्व जो सीट है हमारी स्पेसिमेन की वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, और लेबल क्या होंगे, हर्बेरियम सीट के ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए, जब भी हम कोई हर्बेरियम सीट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट को और कहाँ पे कलेक्ट किया था ये स्पेसिमेन। ठीक है, कहाँ से कलेक्ट किया था। दूसरा, उसके अंदर इंग्लिश नेम होना चाहिए, लोकल नेम भी होना चाहिए और बोटेनिकल नेम भी होना चाहिए, ये तीनों नेम भी होने चाहिए उसके ऊपर, सीट के ऊपर लिखे होने। और फैमिली का भी, जो स्पेसिमेन लिया है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नेम भी होना चाहिए। और जिसने कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नेम भी होना चाहिए, जो जिसने भी कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नेम भी होना चाहिए। हर्बेरिया इज ए क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरियम है वो एक क्विक रेफरल सिस्टम है। क्विक कैसे, जैसे कि हर्बेरियम के अंदर सीड्स है, हम उसे निकालेंगे और फटाफट जल्दी से हम क्या करेंगे, क्विकली उस जो स्पेसिमेन है, जिस प्लांट का स्पेसिमेन उस प्लांट की हम स्टडी कर लेंगे। इसलिए बोला है क्विक रेफरल सिस्टम। हमें फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, उस प्लांट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका सैंपल स्पेसिमेन निकालेंगे और उसकी स्टडी कर लेंगे। इसलिए क्या बोला है, हर्बेरिया इज ए क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, और जब हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये सीट का साइज़ दे रखा था और एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो साइज़ क्या होगा सीट का, 11.5 इंटू 16.5 इंचज़, ये सीट का साइज़ होगा। आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी नीट का वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो आप याद रखना चाहे तो रख भी सकते हैं और नहीं रखना चाहे तो मत रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन के अंदर प्लांट स्पीसीज ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। एक्चुअली प्लांट ग्रो किए जाते हैं गार्डन के अंदर, बोटेनिकल गार्डन के अंदर, इसलिए
उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी स्टडी के लिए, ठीक है। प्लांट स्पीसीज ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ईच प्लांट हैव बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली। हर प्लांट के ऊपर एक बोर्ड लगाकर उस पर उसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली को मेंशन करेंगे। ईच प्लांट हैव बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, इट्स फैमिली, और उसकी फैमिली को लिखेंगे उस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है, जिसको हम रॉयल बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर है, और ये एशिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है हमारा म्यूजियम। ये कहाँ बनाए जाते हैं? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बनाए जाते हैं। इनके अंदर क्या रखा जाता है? प्लांट्स एनिमल स्पेसिमेन रखे जाते हैं। किस चीज़ के लिए? उनकी स्टडी के लिए, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा, आपकी बायोलॉजिकल लैब के अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को हमने प्रिजर्व करके रखा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनकी स्टडी के लिए। प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स, जार, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर उनको रखते हैं ताकि वो गल सड़ ना जाए, जैसे थे वैसे के वैसे उनकी बॉडी की शेप मेंटेन रहे। और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं हम। आल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमन, जो स्पेसिमन बगैर प्रिजर्वेटिव के प्रिजर्व कर सकते हैं, जो गले सड़े नहीं, तो उनको हम एज ए ड्राई स्पेसिमन भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट्स को हम किसमें प्रिजर्व करके रखते हैं? इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। पहले उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उनको किल करेंगे और फिर पिन की हेल्प से पिनिंग कर देंगे, ठीक है। पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे और फिर पिन की हेल्प से उनको पिनिंग कर देंगे। लार्ज एनिमल्स जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स है, उनको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करेंगे। जैसे कि कोई भी एनिमल है, लार्ज एनिमल, बर्ड्स एंड मैमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जैसे कोई भी लार्ज बॉडी का एनिमल है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के उसके अंदर कुछ भी कॉटन वगैरह फिल कर देंगे, स्टफ कर देंगे और उसको फिर प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। ऑल्सो कलेक्ट स्केलेटल ऑफ एनिमल्स। म्यूजियम्स में एनिमल के स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन जूलॉजिकल पार्क। वो कैसे? वहाँ एनिमल भी है, प्लांट भी है, और भी इंसेक्ट वगैरह भी ऑर्गेनिज्म है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच द मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन जूलॉजिकल पार्क, के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है, ओके। जूलॉजिकल पार्क के अंदर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है और ह्यूमंस उनकी केयर करते हैं, ठीक है। जो कंडीशंस होती है जूलॉजिकल पार्क के अंदर, वो सिमिलर होती है उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पे अडेप्ट होने में, वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो कंडीशन होती है वो उनके नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर होती है। देखते हैं एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, ताकि हम उनकी फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर के बारे में समझ सकें, उनकी स्टडी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल की एड्स है की किस लिए यूज़ करते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन के लिए। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। और की किसके ऊपर बेस्ड होती है? सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस के ऊपर। कॉन्ट्रास्टिक मतलब अपोजिट कैरेक्टर के ऊपर। की बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स। अपोजिट कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। की जनरली प्रेजेंट होती है पेयर के अंदर, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? कपलेट। और कपलेट की ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन की कोल्ड लीड, उसको क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। एक स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लीड। दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो कपलेट बोलेंगे, और एक स्टेटमेंट को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे लीड, ओके। फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेपरेट की इज रिक्वायर्ड। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग से एक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। की क्या होती है? वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती है, ठीक है। पहले से प्लांट्स एंड एनिमल को स्टडी करके उस की को बनाया जाता है। तो की आर जनरली
एनालिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है वो है कैटालॉग। कैटालॉग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कैटालॉग एक स्मॉल बुकलेट होती है जिसके अंदर जितने भी बोटेनिकल से रिलेटेड बुक्स होती है, उन बुक्स के ऑथर और वो कहाँ से पब्लिश हुई है, एक पूरी लिस्ट होती है। तो हमें कैटालॉग क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन कौन सी बुक्स है, उनके ऑथर्स और वो कहाँ से पब्लिश हुई है, उन सब की एक लिस्ट होती है जो कैटालॉग के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या इन्फॉर्मेशन देती है हमें? फ्लोरा के अंदर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया के अंदर क्या हैबिटेट है और कौन कौन से प्लांट वहाँ प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और उस एरिया का हैबिटेट क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? फ्लोरा देती है। ठीक है। फ्लोरा जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है। नेक्स्ट हमारी जो टैक्सोनॉमिकल एड आ जाती है वो मैनुअल। मैनुअल क्या देती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है मैनुअल? कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए हम अपनी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, तो मैनुअल चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, उनके नाम लिखे हुए होंगे उस मैनुअल के अंदर। ठीक है। तो मैनुअल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? मैनुअल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिकल एड है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है मोनोग्राफ के अंदर। तो मोनोग्राफ दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ के अंदर लिखी होती है। जैसे कि कोई भी टैक्सोन ले लेंगे हम, जैसे किंगडम ले लिया, क्लास ले ली, ऑर्डर ले ली, स्पीसीज ले ली। मान लीजिए एग्जांपल हमने स्पीसीज ले ली, तो एक मोनोग्राफ के अंदर एक स्पीसीज टैक्सोन की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलेगी हमें। ठीक है। तो मोनोग्राफ दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन एक मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट होगी। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है उनका यूज़ क्या है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ क्या है। हमने जितनी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ी है उसके अंदर क्या काम किया हमने? जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जो ऑलरेडी नॉन स्पीसीज है, उनको आइडेंटिफाई किया है टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से। तो इनका यूज़ क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स का? टू आइडेंटिफाई टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जो ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे किसकी हेल्प से? टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पहले कवर नहीं किए थे, अब लास्ट में उनको कवर करेंगे। इन टैक्सोनॉमी करैक्टर्स आर इंक्लूड। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या करैक्टर्स इंक्लूड करते हैं हम, जो एनसीईआरटी के अंदर हमारे दे रखे हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसकी डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी इन ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी की, कैसे हैबिटेट में रहता है, कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, उस इंफॉर्मेशन, उन करैक्टर्स को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन टैक्सोनॉमी करैक्टर्स आर इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक। एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म दे रखी है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन से डिराइव किया इसको, किसको? टर्म को, सिस्टमैटिक्स को। ये टर्म किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए हुए थे, लिखे हुए थे। उस बुक का क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी। ठीक है। और सिस्टमैटिक इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हमने
जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था ना वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पे था, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है, तो उन यूजेस के बेसिस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, ठीक है। और हमने वैसे तो पढ़ ली थी हायरार्की। हायरार्की हायरार्की क्या है? डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की। हमने पहले पढ़ा था कि सिंगल कैटेगरी को क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, अगर बहुत सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को एक अरेंज कर दे, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और जो अरेंजमेंट है टेक्सोनोमिक कैटेगरी का, हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी के अंदर भी उनको अरेंज कर सकते हैं। और जो एनसीईआरटी के अंदर हायरार्की दे रखी है हमारी, वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे रखी है, ठीक है। यहीं हमारा पहला चैप्टर है जो द लिविंग वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहाँ से उन नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला चैप्टर था फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे।